सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड किताब में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं और ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि शायद ऑलरेडी आपको पता होंगे, लेकिन क्योंकि बुक में दे रखे हैं तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग को। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग को। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। और एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न अभी रिसेंटली 2024 में मिला है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जो टर्म है, इस टर्म को सबसे पहली बार किसने यूज किया? विलियम गॉड ने। किसने यूज किया? विलियम गॉड ने यूज किया। पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे हैं और शायद एक बार मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे हैं। और फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? दिलबाग सिंह को। फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? दिलबाग सिंह को। एकदम बेसिक फैक्ट्स हैं और ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आपके दिमाग में रहने चाहिए, कभी ना कभी काम आ जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग को। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जो टर्म है, इसको सबसे पहली बार किसने यूज किया? विलियम गॉड ने। पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। और फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? दिलबाग सिंह को। ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखो, ऑब्जेक्टिव्स बड़े सिंपल थे। हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमने PL 480 एग्रीमेंट साइन कर लिया था अमेरिका के साथ में। मतलब हमारे कंट्री में एग्रीकल्चरल क्राइसिस थे, हमारी कंट्री में फूड के इश्यूज थे। इन्हीं एग्रीकल्चरल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं फूड इश्यूज से डील करने के लिए लॉन्च किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को। बेसिक आइडिया ये था कि हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है। बिकॉज हमारी सरकार को, हमारे लोगों को ये समझ में आ गया था कि एग्रीकल्चर इज आवर बैकबोन। अगर हम एग्रीकल्चर को सिग्निफिकेंटली डेवलप नहीं करेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो हम ट्रू सेंस में डेवलप नहीं हो सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में लॉन्च किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। आइडिया बड़ा सिंपल था कि अगर एग्रीकल्चर बेहतर होगा तो रूरल एरियाज में लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर एग्रीकल्चर बेहतर होगा तो जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और फाइनली ओवरऑल एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो भी रोबस्ट प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, वो प्लान्स बनाना भी इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव था। अगर एक लाइन में बोलें तो हमारी सरकार को, हमारे लोगों को ये दिख रहा था कि एग्रीकल्चर इज आवर बैकबोन। उनको दिख रहा था कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री में फूड इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस हैं, और अगर इनसे डील नहीं किया गया तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इस बैकड्रॉप में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, रूरल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एग्रीकल्चर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? कई चीज़ों पर फोकस किया गया। एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग के ऊपर फोकस किया गया। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब कि विद इन अ ईयर, एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसल अगर आप ले सकते हो तो उन फसलों को लो। जैसे आज की डेट में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पूरे साल में सिर्फ एक फसल होती है। कई सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे पूरे साल में 3 या 4 फसल ले ली जाती हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में फोकस किया गया मल्टीपल क्रॉपिंग के ऊपर कि एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसल ली जाए। बहुत इंपॉर्टेंट। पैकेज्ड इनपुट्स के ऊपर फोकस किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए, फर्टिलाइजर्स लाए गए, पेस्टिसाइड्स लाए गए, ऐसे सीड्स लाए गए जो कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के मामले में बेहतर थे। ऐसी टेक्नोलॉजीज लाई गई जिनके थ्रू ओवरऑल एग्रीकल्चर को थोड़ा और मॉडर्नाइज किया जा सकता था। जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को भी इंक्रीज किया गया। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के सामने एक समस्या ये भी रहती है कि उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। फसल अच्छी हुई तो सर्वाइव कर लेंगे, अगर खराब हुई तो अगली बार सीड सो करने के लिए भी उनके पास में पैसा नहीं होता है, बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो।
तो इन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को पैसा मिले, क्रेडिट मिले, लोन मिले, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की भी सुविधा की गई। लेकिन ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये सिर्फ 5 क्रॉप्स तक रेस्ट्रिक्टेड था। कौन कौन सी 5 क्रॉप्स? व्हीट, राइस, मेज, ज्वार और बाजरा। ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ 5 क्रॉप्स तक रेस्ट्रिक्टेड था। कौन कौन सी 5 क्रॉप्स? व्हीट, राइस, मेज, ज्वार और बाजरा। और ये अपने आप में एक लिमिटेशन भी है ग्रीन रिवॉल्यूशन की, बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स होंगे इन 5 क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, स्पेशली व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में। लेकिन बाकी भी तो क्रॉप्स हैं, वो क्रॉप्स पिछड़ जाएंगी और उसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलेंगी। बट हाँ, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि सिर्फ 5 क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। कौन कौन सी? व्हीट, राइस, मेज, ज्वार और बाजरा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिपरकशंस क्या रहे, नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या रहे? एक तरीके से देखो, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई, जैसे व्हीट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, राइस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। बट ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई ये लिमिटेड फूड ग्रेन्स में इंक्रीज हुई। बहुत सारे असेंशियल क्रॉप्स ऐसे थे जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंक्लूड ही नहीं किया गया था, जैसे पल्सेस को नहीं किया गया था, जैसे कमर्शियल क्रॉप्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। और इसकी वजह से क्या हुआ? आज की डेट तक एक्सेसिव फोकस है व्हीट के ऊपर, एक्सेसिव फोकस है राइस के ऊपर। बाकी जो क्रॉप्स हैं जो कि असेंशियल हैं, जो कि एग्रीकल्चर में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लेकर आ सकती हैं, वो आज तक भी इग्नोर्ड हैं। दूसरा, कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ स्टेट्स एग्रीकल्चर के मामले में बहुत आगे निकल गए, जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे तमिलनाडु है। लेकिन बाकी के स्टेट्स पिछड़ गए। और ये आप समझते हो कि कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि किसी एरिया को बहुत आगे लेके जा रहा है लेकिन बगल में किसी एरिया को पीछे छोड़ते हुए जा रहा है, वो कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से भी रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए तो गए, लेकिन ये जो सीड्स थे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और एक्सपेंसिव होने की वजह से जो रिच फार्मर था वो तो इनको अफोर्ड कर सकता था, उसको तो फायदा मिल गया इनका। लेकिन जो पुअर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे वो इनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, तो उनको फायदा नहीं मिला। और इसकी वजह से एक इकोनॉमिक डिवीजन गैप क्रिएट हो गया कि जो रिच फार्मर था वो और ज़्यादा अमीर हो गया, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन जो पुअर फार्मर था वो और ज़्यादा गरीब हो गया। इनफैक्ट वो इस रिच फार्मर के ऊपर, वो सेठ के ऊपर, साहूकार के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। बिकॉज अब इस पुअर फार्मर को अगर महंगा सीड खरीदना है, महंगे फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, तो इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उतना नहीं था, तो ये पैसा लेने कहाँ जाएगा? अमीर किसान के पास में। ये पैसा लेने कहाँ जाएगा? सेठ के पास में, साहूकार के पास में। और अगर पैसा लेने के लिए जाएगा तो इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स रही ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ में। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर मोटा मोटा बोलें तो फोकस था लिमिटेड फूड ग्रेन्स के ऊपर, और उन लिमिटेड फूड ग्रेन्स में हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन बाकी क्रॉप्स को इग्नोर कर दिया गया, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स बहुत आगे निकल गए, लेकिन इर्द गिर्द के आसपास के जो स्टेट्स थे वो पिछड़े हुए रह गए। HYV सीड्स लाए गए जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो अमीर किसान इनको अफोर्ड कर सकता था, गरीब किसान इनको अफोर्ड कर ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक डिवीजन गैप क्रिएट हो गया। अमीर किसान और ज़्यादा अमीर हो गया और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया। इसी बातचीत को थोड़ा ऐसे देखें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स रहे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स रहे। पॉजिटिव इंपैक्ट्स की अगर बात करें तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। लेकिन ये हमने अभी देखा कि लिमिटेड फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। हमारे जी फूड प्रोडक्शन की जो रेट्स थी वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई। जैसे व्हीट में, जैसे राइस में जो फूड प्रोडक्शन की रेट्स थी वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई। हमारी जो फूड क्राइसिस थी, उन फूड क्राइसिस से हम बाहर निकल के आ गए। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, बिकॉज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था। बिकॉज एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा था तो जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी उनमें भी प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा था और वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही थी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, रोड्स को बिल्ड किया गया। बिकॉज अगर आपको एग्रीकल्चर को डेवलप करना है
तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा कि आप सीड दे दो, बढ़िया फर्टिलाइजर दे दो। जो पैदावार हुई वो मंडी तक पहुंचे, उसके लिए कनेक्टिविटी, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए आपको ट्यूबवेल चलाना है, आपको मशीन चलानी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों के ऊपर भी फोकस किया गया। तो हुआ ये कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली और रोड्स जो बनाई गई उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। फूड इन्फ्लेशन हमारा कर्टेल हो गया। पहले तो क्राइसिस थे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, प्रोडक्टिविटी बढ़िया नहीं थी, तो फूड इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा था। लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ा, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो ये जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है, ये जो फूड वाली महंगाई थी, ये भी थोड़ी कम हुई, इसको भी कर्टेल किया गया। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे ग्रीन रिवोल्यूशन के। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हमने यहाँ पे देख लिए, लेकिन जो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, सलाइनेशन इट इज अ बिग प्रॉब्लम इवन टुडे इन पंजाब एंड हरियाणा, बिकॉज ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बिना सोचे समझे जमीन से पानी खींचा जा रहा है। जरूरत है इतने पानी की, लेकिन फ्लड इरिगेशन है, बाहर है पानी को, बिकॉज क्या लग रहा है कि भैया जितने सीड्स हैं उनको यूज कर लो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, पैसा कमाओ। लेकिन उसकी वजह से सलाइनेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और आज की डेट में तो पंजाब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। टॉक्सिक लेवल्स इंक्रीज हो गए, बिकॉज हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे थे, हम पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे थे और विदाउट नॉलेज यूज कर रहे थे। आज भी होता है कि जितना जरूरी है उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो चीज एडुकेट है उसकी जगह पे कुछ भी यूज कर रहे हैं। बस फोकस सिर्फ इतना है कि कैसे भी प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब अगर आप एक लिमिट से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करोगे तो उसकी वजह से टॉक्सिक लेवल्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। उसका इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे भी देखने को मिलेगा, उसका इंपैक्ट सॉइल की हेल्थ पे भी देखने को मिलेगा, जो कि आज की डेट में खूब देखने को मिलता है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में। इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिली। कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा आगे निकल गए, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि बेचारे पीछे रह गए। इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिली, कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट देखने को मिला, सॉइल न्यूट्रिएंट्स में डिप्लीशन देखने को मिला। अब आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप सॉइल को रिकवर करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप उस सॉइल पे किसी भी केमिकल को, किसी भी फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो सॉइल है ये डिग्रेड होगी या नहीं होगी? होगी ही, और वही देखने को मिला। पेस्टिसाइड्स जो यूज किए गए उनकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिले। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट्स थे ग्रीन रिवोल्यूशन के। देखो, पॉजिटिव इंपैक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स आप खुद से भी लिख सकते हो। ग्रीन रिवोल्यूशन पे एज सच अलग से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जब भी एग्रीकल्चर की बात होती है तो ये हमारी कंट्री में एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कम से कम 50-100 वर्ड्स आपके ऐसे तैयार होने चाहिए कि आपसे कोई पूछ ले नींद में उठा के कि भाई बताओ ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट था, बताओ क्या नेगेटिव इंपैक्ट था, क्या कहानी रही, तो वो कहानी आपको पता होनी चाहिए। वो कहानी बताना ही मोटिव था इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे सेशन का। नितिन सिंघानिया में इसलिए इंक्लूड किया गया है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों काम तो खुद से ही कर दिया करो, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि चैनल की ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कमेंट करके आप बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, कोई सजेशन, कोई एडवाइस अगर है तो वो भी आप दे सकते हो। ज्योग्राफी की क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं, ज्योग्राफी के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्लासेस कैसी लग रही हैं, वो भी आप बता सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर इसके बाद बात आती है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में। हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक ओवरऑल टर्म है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह। ये जितनी भी प्लांटेशंस की जा रही हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं, उनके लिए एक ओवरऑल टर्म कौन सा है? हॉर्टिकल्चर सेक्टर। कौन सा टर्म है? हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। 2012-13 से लेके अब तक हॉर्टिकल्चर ने फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को आउटपेस किया है। मतलब
हमारे कंट्री में हॉर्टिकल्चर बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 के बारे में हमने बात की थी, अभी रिसेंटली बात की थी, और हमने देखा था कि हॉर्टिकल्चर इज वन ऑफ द 3 ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, बाकी के 2 ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी एक लेक्चर पहले ही तो पढ़ा है हमने, तो ये होपफुली आपको याद होगा। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हमारी जो पूरी एग्रीकल्चरल जीडीपी है उसमें लगभग 33% कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से आता है। पूरी एग्रीकल्चरल जीडीपी में 33% कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से आता है। और इस पूरे 33% में भी 59 से लेके 61% कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता है, वेजिटेबल से आता है। पूरी एग्रीकल्चरल जीडीपी में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 33%। और इस 33% में से भी 59 से लेके 61% कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता है, वेजिटेबल से आता है। हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। अगर ओवरऑल देखें तो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल। फ्लावर के प्रोडक्शन में अगर देखें तो लीड करता है तमिलनाडु। इनफैक्ट इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि फ्लोरिकल्चर इज द सनराइज इंडस्ट्री। फ्लोरिकल्चर के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। 100% एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, ये हमने पढ़ा भी था। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2022-23 में हमारे कंट्री में 355 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ। कितना हुआ, 355 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर फोकस किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉर्टिकल्चर सेक्टर को लेके 2014-15 में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को लॉन्च किया। और इस मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को सब्ज्यूम कर लिया। पहले नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चलता था, उसको सब्ज्यूम कर लिया गया और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को लॉन्च किया गया। और ये मिशन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज अब जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब इसी के तहत चलाई जाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। 2012-13 से लेके अब तक ये देखने को मिल रहा है कि हॉर्टिकल्चर ने कॉन्स्टेंटली हमारे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को आउटपेस किया, मतलब हॉर्टिकल्चर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पूरी एग्रीकल्चर जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 33% है। और इस 33% में से भी लगभग 60% कंट्रीब्यूशन वेजिटेबल से आता है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के मामले में सबसे ऊपर है यूपी और दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। फ्लावर प्रोडक्शन में अगर देखें तो तमिलनाडु लीड करता है। हॉर्टिकल्चर ने ओवरऑल बेहतर परफॉर्म किया है और सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया है और सरकार ने 2014-15 में लॉन्च किया मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे 2025 क्या कहती है हॉर्टिकल्चर सेक्टर को लेके। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज मोर प्रॉफिटेबल एंड प्रोडक्टिव देन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। कि ये जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, व्हीट राइस वगैरह वगैरह का, उसके कंपैरिजन में हॉर्टिकल्चर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और यही एक लाइन अगर लिख दी गई है इकोनॉमिक सर्वे में, यही एक लाइन इंपॉर्टेंस दिखाती है इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर की। ये बताती है कि हमें इस सेक्टर में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। इनफैक्ट हॉर्टिकल्चर इज इमर्जिंग एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। फ्लोरिकल्चर को तो सनराइज इंडस्ट्री बुला ही दिया है। इंडिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर। 2023-24 में हमारे कंट्री ने लगभग 3,460 करोड़ के ग्रेप्स की शिपिंग करी वर्ल्ड वाइड। सोचो, लीडिंग है, हम इस चीज में लीड कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड वाइड 3,460 करोड़ की शिपिंग करी वर्ल्ड वाइड ग्रेप्स की ग्रेप ग्रोइंग स्टेट्स कौन सी हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मिजोरम। और इस पूरे में से महाराष्ट्र से लगभग 67% ग्रेप्स को पैदा किया जाता है। तो ग्रेप्स के ऊपर भी थोड़ा फोकस रखो, बिकॉज बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। ऐसे डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ इतना पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र इज द सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स, और फिर आप सोच में पड़ जाओगे, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना।
एक मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट लाया गया था 2016 में, नीति आयोग लेकर आया था। जो लैंड ओनर होता है और जो फार्मर उसको कल्टीवेट करता है, जिसको लैंड लीज पे दी जाती है, उन दोनों के बीच में चीज़ें सही रहें, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहें। कोई ऐसा नहीं रहे कि जो लैंड ओनर है वो एक्सप्लॉइट करे छोटे फार्मर को, या फार्मर लैंड ओनर की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करे। ऐसा ना हो। चीज़ों को फॉर्मल करने के लिए एक मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 में नीति आयोग लेकर आया था सभी स्टेट्स के लिए, यूटीज के लिए। इस एक्ट को यूज़ किया गया केरला में। केरला ने बड़े खूबसूरत तरीके से यूज़ किया है। अब केरला में क्या होता है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं इस एक्ट के तहत 3 साल से ज़्यादा के लिए लैंड को लीज करते हैं और उस लैंड के ऊपर हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन करते हैं और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं इन दी इकोनॉमी। अब ये हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपने आंसर में लिख सकते हो कि भाई पर्पस तो कुछ और था इस मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016 का, लेकिन केरला ने बड़ा इनोवेटिव काम किया है कि यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, औरतों के, आदमियों के, वो इस एक्ट के तहत 3 साल से ज़्यादा के लिए ज़मीन को लीज पे लेते हैं और फिर उसके ऊपर हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन करते हैं, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है हॉर्टिकल्चर की इकोनॉमी में। तो ये बढ़िया मॉडल है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 में 2-3 बातें कही गई हैं। एक तो हाईलाइट किया गया है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर प्रॉफिटेबल है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर प्रोडक्टिव है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर रहा ग्रेप्स के मामले में। की ग्रेप्स ग्रोइंग स्टेट्स कौन सी हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मिजोरम। और मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 जिसको लाया गया था नीति आयोग के द्वारा, इस एक्ट को यूज करते हुए केरला में बड़ा इनोवेटिव काम हुआ है कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो लैंड को लीज पे लेते हैं 3 साल से ज़्यादा के लिए और उसके ऊपर हॉर्टिकल्चर का कल्टीवेशन करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये सभी स्टेट्स को और सभी यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है, मतलब पूरे इंडिया को कवर करता है। फंडिंग की बात आती है तो नॉर्मली फंडिंग है 60:40, मतलब 60% पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 40% कंट्रीब्यूशन आता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए फंडिंग 90:10 के रेशियो में है। 90% पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 10% आता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और यूटीज की अगर बात करें तो पूरा का पूरा 100% कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सभी स्टेट्स और यूटीज को कवर करता है। नॉर्मल फंडिंग का पैटर्न क्या है? 60:40। हिली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए फंडिंग का पैटर्न क्या है? 90:10। और यूटीज में 100% पैसा कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। इस MIDH ने जितनी भी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड मिशंस या स्कीम्स चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन सबको सब्ज्यूम कर लिया। मतलब अब वो सारी स्कीम्स जो हैं वो इसी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर ऑपरेट करती हैं, तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। MIDH के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक तो ऑब्जेक्टिव ये था कि सरकार को, अथॉरिटीज को ये समझ में आ रहा था कि ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो इसको हमें हॉलिस्टिकली डेवलप करने की, ग्रो करने की ज़रूरत है। फार्मर्स को एनकरेज करना कि वो फार्मर ग्रुप्स फॉर्म करें, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करें, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को फॉर्म करें, ताकि ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इसको इकोनॉमिकली स्केल किया जा सके, इसकी ब्रांडिंग की जा सके, इसके एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया जा सके। हॉर्टिकल्चर सेक्टर इतना पोटेंशियल है तो बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इसमें मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाए। आजकल तो इन हाउस फूल वगैरह उगाते हैं लोग, वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, इतना सारा इनोवेशन हो गया है। अगर इस इनोवेशन को हम प्रॉपरली यूज़ करें तो हमें बहुत कम स्पेस में बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है, जो कि एक्सपोर्ट्स के काम में आ सकता है, जो कि पर्सनल कंजम्पशन के काम में आ सकता है, जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर अगर डेवलप करेगा तो जो स्किल्ड लोग हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। ये भी अच्छी बात है। आप अपने घर में एक पूरा इन हाउस आपने सिस्टम डेवलप किया हुआ, अपनी छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर आप फूल उगा रहे हो, आप वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन कर रहे हो, और वो जो कल्टीवेशन है उसमें किसी स्किल्ड आदमी की ज़रूरत हो सकती है,
उसमें किसी अनस्किल्ड आदमी की ज़रूरत हो सकती है, तो एक आदमी के लिए रोजगार भी क्रिएट हो रहा है। अच्छा, MIDH के तहत किन स्ट्रेटजीज को इन्वॉल्व किया गया? और स्ट्रेटजीज बड़ी सिंपल थी। एक तो बोला गया कि हम एंड टू एंड होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हर चीज को हम इंक्लूड करेंगे और पूरे तरीके से हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करेंगे, फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग, कि प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक जो भी सारी चीजें हैं उन सभी चीजों को इंक्लूड करके एक साथ देखा जाएगा, उन सभी चीजों को एक साथ डेवलप किया जाएगा, होलिस्टिक अप्रोच को लिया जाएगा, R&D को प्रमोट किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। और ये बेहद ज़रूरी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना जल्दी चेंज हो रही है और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में तो और ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है। अब तो बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ में, उस मॉडर्नाइजेशन के साथ में हम टच में रहें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जाएगा। ये जो हमारा एक्सेसिव फोकस है वीट और राइस के ऊपर, इससे बाहर निकल के हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर के ऊपर भी फोकस करें। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है और ओवरऑल हॉर्टिकल्चर सेक्टर को हमें डेवलप करना है। जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में पार्टनरशिप को, उनके बीच में सिनर्जी को प्रमोट करना। जैसे एक फार्मर है, एक कोई ब्रांडिंग करने वाला आदमी है, एक कोई सेल्स करने वाला आदमी है, एक कोई दुकान लेके बैठा हुआ आदमी है, एक कोई एक्सपोर्ट कर सकता है इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर की चीज़ों को, एक कोई इंडस्ट्री लगा सकता है। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं प्लस फिर गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़, उन सब के बीच में एक पार्टनरशिप, एक सिनर्जी होनी चाहिए। और हमें हर एक लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, HR डेवलपमेंट करना है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये ओवरऑल तौर पे डेवलप हो, ये कंप्लीट तौर पे डेवलप हो। अच्छा, MIDH को हम लेकर तो आ गए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को हम लेकर तो आ गए, लेकिन इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये पहले से चलता था। इस नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को सब्ज्यूम कर लिया गया, एक कंपोनेंट बना दिया गया MIDH का। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, ये भी चलता था, इसको भी एक कंपोनेंट बना दिया गया MIDH का। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है नागालैंड में, इन सब को कंपोनेंट बना दिया गया, या ये कह दें कि इन सब को सब्ज्यूम कर लिया गया इन दिस MIDH। अच्छा, MIDH के थ्रू अब तक क्या क्या मेजर इंटरवेंशंस किए गए हैं, क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए गए हैं? एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, जैसे नर्सरीज को सेटअप करने के लिए, टिश्यू कल्चर यूनिट्स को सेटअप करने के लिए, क्वालिटी सीड्स के प्रोडक्शन के लिए, प्लांटिंग मटेरियल के लिए खूब सारा पैसा प्रोवाइड किया गया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। ये जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनके अंडर एरिया को एक्सपेंड किया जाए, एरिया को बढ़ाया जाए ताकि प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। और जितने भी पुराने अनप्रोडक्टिव ओल्ड ऑर्चार्ड्स थे, लोगों के बाग वगैरह हुआ करते थे, उनको भी रिजुविनेट करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उसके लिए भी पैसा दिया जा रहा है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। आजकल जैसे कि हम बात कर रहे थे, इन हाउस विद इन योर होम, आपके छत पे एक सेटअप लग जाएगा जहाँ पे आप सब्जियां उगा सकते हो, जहाँ पे आप फूल उगा सकते हो, और ये खूब आप देखते होगे रील्स वगैरह पे, आजकल चल रहा है ये। तो ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट किया जा रहा है। सिर्फ फूल को उगाना ही ज़रूरी नहीं है, उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस होना चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड वेयर हाउसेज होने चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बढ़िया रोड्स होनी चाहिए। उस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। और फाइनली इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को भी प्रमोट करने के लिए कामकाज किया गया है इस MIDH के तहत। एक टर्म है हॉटनेट। हॉटनेट क्या है? MIDH में ई गवर्नेंस को अचीव करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे बुलाया जाता है हॉटनेट। बेसिकली अगर किसी को हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कुछ भी करना है तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, उसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम क्या है? हॉटनेट। आपको एप्लीकेशन देनी है, ऑनलाइन दे दो, और आपको अपने प्रोडक्ट के लिए पेमेंट लेना है, ऑनलाइन ले लो। मतलब एप्लीकेशन से लेके पेमेंट तक बीच में जितनी भी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग देम,
उन सब को ऑनलाइन तौर पे डील किया जा सके, उसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है हॉटनेट। अच्छा, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज कि एमएसपी के अंडर हॉर्टिकल्चर को इंक्लूड नहीं किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे कोल्ड चेन स्टोरेज नेटवर्क्स नहीं है, हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क्स नहीं है, एडिक्वेट क्वालिटी के नेटवर्क्स नहीं है, और वो अपने आप में प्रॉब्लम है। एक फूल है, उसको स्टोर करने के लिए आपको कोल्ड चेन स्टोरेज चाहिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन वो हमारे यहाँ पे लैकिंग है। उनको हमें सिग्निफिकेंटली डेवलप करने की ज़रूरत है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न मशीनरी है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उनकी भी अवेलेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास मार्केट इंटेलिजेंस हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, कि इसको कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कहाँ किया जाए, किस तरीके से इस पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए, वहाँ पर नॉलेज की थोड़ी सी कमी है। तो ये चैलेंजेस हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर के। अच्छा, कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ लोकेशंस दे रखी हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू एंड कोका डेवलपमेंट कहाँ पर है? कोची में है। नेशनल बी बोर्ड कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है? कोची में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? नागालैंड में है। और डायरेक्टरेट ऑफ आर्कनट स्पाइसेस डेवलपमेंट कहाँ पर है? कोझिकोड में है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुरुग्राम, डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू एंड कोका डेवलपमेंट कहाँ पर है? कोची में। नेशनल बी बोर्ड कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है? कोची में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? नागालैंड में है। और डायरेक्टरेट ऑफ आर्कनट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट कहाँ पर है? कोझिकोड में है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, इसमें एक तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के चैलेंजेस क्या हैं, इन चैलेंजेस को पढ़ना जरूरी है, बिकॉज हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया गया है। MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स आपको बेसिक तौर पे पता होने चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं MIDH के। मेजर इंटरवेंशंस में रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, 2-4 लाइन आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में देखो, इसको पढ़ो। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज सच हो सकता है कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन ना पूछें, लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर पे क्वेश्चन आ गया और आप अगर कोट कर रहे हो इकोनॉमिक सर्वे को, इस साल की इकोनॉमिक सर्वे को बता रहे हो कि भाई साहब ये कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में, तो आपका आंसर का वेटेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ना। ग्रीन रिवोल्यूशन को मोटे मोटे तौर पर याद रखो कि इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स, क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स रहे, क्यों लॉन्च किया गया इसको, कौन कौन लोग इसमें सिग्निफिकेंट हैं। ईजी सेशन है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। थोड़ा एक बार देखो, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।